हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर, चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो अंत तक देखिए। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक पोएम है हाई स्कूल में, डस्ट ऑफ स्नो। यस, डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो MCQ में हैं और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आंसर भी हाईलाइट कर रखे हैं। तो प्लीज़ सारा वीडियो देखिए, अंत तक रहिए वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा था? क्या बनियान ट्री पे बैठा था, हेमलॉक ट्री पे था, या पाइन ट्री पे था, या आन एक गुलमोहर ट्री पे था? तो पोएम आप पढ़िए प्यारे बच्चों, तो आपको पता है जो क्रो बैठा था वो एक हेमलॉक के ट्री पे था। हेमलॉक मीन्स धतूरा होता है, धतूरे के पेड़ पर बैठा था। तो हेमलॉक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 1-2 करके है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोएट। व्हाट डिड इट शेक। इट किसके लिए है? कौवे के लिए है। शेक ऑन द पोएट यानी कौवे के ऊपर इसने क्या हिला दिया। तो क्या गिराया उसने? एक रबड़ की बाल गिरा दी, या फ्रूट ऑफ ए ट्री, एक ट्री का फल गिराया, या ए स्मॉल पीबल, या ये डस्ट ऑफ स्नो। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का जिक्र है। जो कौवा बैठा था हेमलॉक ट्री पे, उसने डस्ट ऑफ स्नो, एक धूल का कण गिराया था, बर्फ का कण गिराया था। तो आंसर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड ऑफ क्रो। क्रो का राइमिंग वर्ड पूछ रहा है। राइमिंग वर्ड प्यारे बच्चों होती है वर्ड जिस साउंड से अंत हो रहा है उसी साउंड का दूसरा वर्ड उसमें होना चाहिए। जैसे इसका अंत हो रहा है क्रो, क्रो मतलब W से अंत हो रहा है, क्रो। तो इस तरीके से इसे चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रो ओ साउंड से, जिसको ओ हिंदी में ओ साउंड से अंत हो रहा है। तो हार्ट नहीं हो रहा है, मूड नहीं हो रहा है, स्नो हो रहा है, रूड भी नहीं हो रहा है। तो जो क्रो का राइम स्कीम हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा स्नो, क्रो राइमिंग स्नो। तो यहाँ पर आंसर आपका ये तीसरा वाला यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम। उस समय कवि के मस्तिष्क की मनोदशा क्या थी? क्या वो गुड मूड में था, बेस्ट मूड में था, या नॉट वेरी गुड मूड, बहुत अच्छे गुड मूड में नहीं था, या डिप्रेसिव मूड, बिल्कुल तनाव में था? तो यहाँ पर एक उदासी भरे मूड में था, वो डिप्रेसिव मूड में था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसका पोएट कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है लेलिस नोरिस है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या कैरोलिन वेल्स है, या रोबेल क्लिन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इसको डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है, कौन इसका पोएट है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको खूब याद है। तो कहाँ है? ऑप्शन बी है, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाई। डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है, किसने लिखा है इसको? तो कुछ आपको देखना ही नहीं है, जो कंपोजर होता है वही राइटर होता है। हालांकि फिक्शन में राइटर बोला जाता है, पोएट्री में कंपोजर बोला जाता है। तो यहाँ रिटर्न करके पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। फेल ऑन हिम यानी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरने से पहले वो कैसा महसूस कर रहा था?
क्या वो एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, वो रूड था, वो लकी था, या हिज डे वाज रूड? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसने सोचा कि हिज डे वाज रूड, उसका जो दिन था वो नष्ट होने जा रहा था, नष्ट होने से वो बच गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? पोएम के प्रारंभ में कवि का मूड कैसा था? क्या वो सैड मूड था, क्या हैप्पी मूड था, क्या कंफ्यूज मूड था, या नन ऑफ द एबो? इनमें से कुछ नहीं था। तो पोएम के प्रारंभ में प्यारे बच्चों जो कवि का मूड था वो सैड अवस्था में था, वो दुखी अवस्था में था। तो यहाँ पर आप करेंगे सैड मूड, और सैड मूड कहाँ है? ऑप्शन ए है, ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? उसका मूड किस तरीके से अपलिफ्ट हुआ, किस तरीके से वो उठा? तो ऑप्शन देखेंगे, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर बर्फ का टुकड़ा गिरा उसकी वजह से, या क्रो कौवा गिरा? नहीं भाई, हेमलॉक ट्री? नो नो नो। ऑल ऑफ द अबव? नो। तो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। उसके कंधे पर जब सोल्जर पर बर्फ का टुकड़ा गिरता है तभी उसका मूड ऊपर की ओर उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है? फिर वही पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका टाइम नहीं लेंगे हम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द फाइन पार्टिसिपल practicals of snow fall from the tree? What makes the fine practicals of snow fall from the tree? तो क्या है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा क्या है उस पे जो उसके ऊपर धूल का कण गिराता है? कौन है वो? क्या फ्रॉग है, क्या क्रो है, क्या स्नेक है, क्या गोल्डफिश है? नहीं भाई, क्रो का जिक्र आया है तो क्रो को ही हम लाइक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? बी है, बी आपका राइट। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, उन प्यारे बच्चों को शेयर करिए जो दूर दराज के हैं, जो वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनका भी लाभ हो सके। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन सोक डाउन ऑन मी? कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पे यूज हुआ है? लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि ये हाई स्कूल 9th की पोएट्री में थोड़ा मेंशन किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चैप्टर मेंशन नहीं है और डिवाइस पूछ ली जाती है। तो देखते हैं जरा, क्या एसोनेंस है, क्या पर्सोनिफिकेशन है, क्या अलिट्रेशन है, क्या इंजाममेंट है? तो फ्रेंड यहाँ पे हालांकि जो आंसर आपका होगा वो एसोनेंस हो जाएगा, जैसा कि आंसर मेंशन है। लेकिन एसोनेंस होता क्या है? एसोनेंस उसे कहते हैं जहाँ पे वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, उसको एसोनेंस कहा जाता है। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसे हम कजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोक डाउन ऑन, यानी ओ का बार बार यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो ओ का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो एसोनेंस है, और एसोनेंस आपका ऑप्शन ए है, ये राइट हो जाएगा। एक लेक्चर आपको हम पूरा लिटरेरी डिवाइस पे देने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो? क्रो कहाँ था? क्या पीपल ट्री पे था, हेमलॉक ट्री पे था, या देवदार सिडार पे था, या बनियान ट्री पे था? तो जिक्र आया है हेमलॉक ट्री का। तो कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पे था। हेमलॉक ट्री कहाँ है? ऑप्शन बी है, और बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पोएटिक डिवाइस से कि किस डिवाइस का इसमें यूज हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट में क्या अलिट्रेशन है, क्या मेटाफर है, क्या ऑक्सीमोरॉन है, क्या सिमिली है? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है वो अलिट्रेशन यूज हो रही है। और ये अलिट्रेशन को किस तरीके से हम मानते हैं कि अलिट्रेशन यूज हो रही है यहाँ पे,
तो हैज़ गिवन माई हार्ट। देखिए भाई, अलिट्रेशन में एक तरीके का रिपीटेशन होता है, यहाँ पे दो रिपीट पकड़े हैं, यहाँ पे यच और यच का, हैज़ और हार्ट का, उस तरीके से यहाँ पे अलिट्रेशन है ये। यस, बाकी मेटाफर आप जानते हैं, मेटाफर को बोला जाता है, बताता चलूँ मेटाफर क्या है। इससे हम कह दें ए को बी मान लिया जाता है मेटाफर में। जैसे हम कह दें कि राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप को मेवाड़ का किंग मान लिया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर मेटाफर हो जाता है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी बताते चले आपको। ऑक्सीमोरॉन होता है विरोधाभास। उसमें वर्ड यूज होता है जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये खुला रहस्य है। खुला रहस्य यानी पास ये विरोधी वर्ड यूज होंगे। जैसे एक वर्ड आता है लव इज बिटर स्वीट, तो बिटर और स्वीट ये पास यूज हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। सिमिली क्या है फ्रेंड्स, सिमिली को जैसे लाइक है, सो है, एज है, अगर ये वर्ड किसी लाइन में मिल जाते हैं पोएटिक लाइन में, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। आगे बढ़ चलेंगे फ्रेंड्स। हियर द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट वाज शेप्ड बाय। हियर द रेस्ट ऑफ द डे वाज द पोएट शेप्ड बाय। तो क्या यहाँ पर पोएट ने शेप कर लिया, विंडशेल्फ, स्नो को, वेदर को, या क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रूट। यहाँ पे रूट का मीनिंग पूछा गया है, तो रूट का मीनिंग क्या है? क्या वो रूंड है, क्या हेल्ड एंड रिग्रेट है, क्या वो रूल्ड है, क्या कंकर्ड है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि हेल्ड एंड रिग्रेट है। आगे बढ़ चलेंगे फ्रेंड्स। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। ऑफ व्हाट चेंज डज द पोएट मेंशन हियर। यहाँ पर किस बदलाव को कवि ने बताया, किस चेंज को बताया है? क्या चेंज ऑफ वेदर, मौसम के बदलाव को, या चेंज ऑफ क्लाइमेट, ऋतु के बदलाव को, या चेंज ऑफ सीजन, या सीजन सत्र के बदलाव को, या चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पर मूड की बात की गई है, और आंसर आपका फ्रेंड्स डी राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन शेप्ड। दिन का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग उसने बचा लिया था? तो देखते हैं किसका, हुज पार्ट मतलब किसका पार्ट ऑफ द डे, किसके दिन का पार्ट हैज बीन शेप्ड बच गया था? पीपल्स के, पोएट्स के, पोएटस के, ट्रेवलर के। तो यहाँ पे पोएट अपनी बात कहता है, तो द पोएट आंसर हो जाएगा। पोएट के जो दिन का भाग था वो बच गया था, तो आंसर आपका बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा में राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम हमने बताया है आपको, जो साउंड, सिमिलर साउंड जो इंड होते हैं, जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा स्नो, फिर वर्ड लिखा हमने हार्ट, फिर लिखा हमने क्रो, और फिर एक वर्ड लिखा मस्ट। तो इसको मानेंगे ए, क्योंकि क्रो से एंड हो रहा, स्नो से एंड हो रहा, ये भी हो जाएगा। ये हार्ट और मस्ट ये दोनों एक साउंड जैसे हैं, ये भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइम स्कीम बनती है वो ए बी और ए बी करके बनती है। तो इसी तरीके से जो पोएम में राइम स्कीम यूज हुई है वो ए बी और ए बी करके यूज हुई है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है? तो वही जाना माना नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ऑप्शन आपका राइट हो गया।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर द फर्स्ट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी। कौन से दो ऐसे नेचर हैं जो पॉजिटिविटी के रूप में इनको लिया गया है, फर्स्ट ने यूज किया है। तो यहाँ पे दो नेचर हैं, वो कौन कौन है, वो स्नो है और क्रो है। इनको पोएट ने यूज किया है। तो ऑप्शन सी आपका, सॉरी हेमलॉक ट्री और स्नो, हेमलॉक ट्री और स्नो, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेक्डची इज ए पोएटिक डिवाइस दैट यूज ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट द होल दैट इज ए ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स। सेट ऑफ व्हील्स हैज बीन यूज्ड फॉर ए कार। मतलब सेट ऑफ व्हील्स यानी पहियों का सेट जो कार के लिए यूज हुआ है। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डकी फ्रॉम दी पोएम। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि सिनेक्डकी इज ए पोएटिक डिवाइस, एक पोएटिक डिवाइस है दैट यूजेज ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट, जो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, द होल यानी एक पार्ट से पूरा संपूर्ण रिप्रेजेंट होता है। दैट इज ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स, जैसे कोई व्हील पहियों का सेट है, सेट ऑफ व्हील्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कार, तो पहियों के सेट को कार बता दिया गया है। तो उस तरीके से इस लाइन में कौन सी ऐसी कहाँ पे डिवाइस यूज हो रही है, किस लाइन में, तो देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ माई मूड, यानी हार्ट ने मेरे मूड को बदल दिया। तो यानी पार्ट ऑफ हुल एंड हुल ऑफ पार्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सिनेक्डकी के हिसाब से। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम विच वाज द स्नो ड्रॉपेड। स्नो कहाँ से ड्रॉपेड हो रही थी, तो हेमलॉक ट्री से। कुछ सोचना ही नहीं आपको, आंसर सी आपका राइट हो गया, हेमलॉक ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है, तो पता है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द मैनी symbols the hemlock tree represent, choose the one that Frost drew upon in all likelihood for this poem। कौन से सिंबल को यहाँ पे हेमलॉक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया है अपने आप को फ्रॉस्ट ने। क्या वो लॉन्गटिविटी है, या टुगेदरनेस है, या हीलिंग है, या प्रोटेक्शन है। नहीं भाई, वो लॉन्गटिविटी, एक लंबे समय से वहाँ पे उदास खड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड। पोएट ने क्या बचाया, क्या बचाया, क्या सम पार्ट ऑफ ए डे, सम मनी, सम पोएट्री, या सम पार्ट ऑफ ए बुक। तो सम पार्ट ऑफ डे, कवि ने क्या बचाया, सम पार्ट ऑफ ए डे। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही लेक्चर, और ये कैसे एमसीक्यू रहे आप जरूर बताइएगा। और अगला लेक्चर आपको जरूर मिलेगा, कोई दूसरी पोएम के एमसीक्यू देखेंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए और अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू।